आइए बच्चों, अभी देखते हैं रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हमने डोमेन पूरा टॉपिक ख़त्म किया है। अब बहुत बार क्वेश्चंस आता है कि हमें रेंज फाइंड करने को बोलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं डिटेल में कि किसी भी क्वेश्चंस की रेंज कैसे फाइंड करनी होती है, क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन थोड़ी बहुत हम अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे पहले रेंज के बारे में, और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मैंने पूरे फंक्शंस में रेंज ये वर्ड बहुत बार आया है, तो बहुत बार डेफिनेशन भी बताई थी कि ग्राफिकली वाई एक्सिस पे जो मिलेगा उनका एक कंबाइंड सेट जो होगा वो क्या होता है, रेंज होता है। अगर फंक्शंस की डेफिनेशंस में बोला जाए रेंज क्या होता है, तो सब इमेज का कलेक्शन जो होता है वो रेंज होता है, ये हमने बताया था। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं तो इस पे हम धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो रेंज बेसिकली क्या होता है, ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इनका जो एक सेट होगा। जैसे हम x की वैल्यू इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमें कोई वैल्यू देगा, वो जो आउटपुट वैल्यू है वो आउटपुट वैल्यू को हम y की वैल्यू बोलेंगे जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब उन सभी वैल्यू का एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हम नाम देंगे क्या, रेंज, ठीक है। तो रेंज बेसिकली क्या होगा कि y की वैल्यू फाइंड करना, मतलब y एक्सिस पे कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है वो जो इंटरवल होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रेंज होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस है। अब कुछ नोट वगैरह लिख लेते हैं कि कुछ रेंज के बारे में हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनके कुछ कुछ हमें रेंज ऑलरेडी लर्न होने चाहिए। ग्राफ हमने देखे तो ग्राफ से हमें याद ही होनी चाहिए, अच्छे से वो रटना है ताकि हमें आगे चल के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं पे भी दिक्कत न जाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहली नोट देखते हैं कि देखिए tan x, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि cot x, उसके बाद log x, ठीक है। tan x, cot x, log x, या फिर एंड एनी पॉलिनोमियल फंक्शंस, लेकिन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो, फंक्शंस tan x, cot x, log x एंड एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस, इसका जो रेंज होता है हमेशा वो r होगा। इसका रेंज क्या होगा, r होगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, tan x, cot x, log x एंड एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस, इसकी जो रेंज होगी वो r मतलब रियल नंबर, ठीक है। अब हमें tan x का ग्राफ पता है बेटा, tan x का ग्राफ y एक्सिस पे ऊपर भी इन्फिनिट तक जाता है, नीचे भी इन्फिनिट तक जाता है, तो उसकी रेंज हमें r होगा। फिर cot का भी वैसे ही सेम होगा तो उसका भी r, और log x और एनी पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका पावर क्या हो, डिग्री कितनी हो, ऑड हो। मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लेंगे ऐसे x³ प्लस 2x² प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखो जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 3, और 3 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर। अब ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल हैं कि जिसमें x का पॉलिनोमियल हाईएस्ट जो होगा, हाईएस्ट डिग्री, वो अगर ऑड नंबर है तो ये जो इक्वेशंस होगा, ये जो एक्सप्रेशन होगा, इसकी रेंज क्या होगी, r होगी। r मतलब क्या होता है बेटा, रियल नंबर, जिसमें ऑल रियल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नोट आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x या फिर cos x, फंक्शंस अगर हो sin x या फिर cos x तो हमें इनकी रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेंज क्या होता है बेटा इसका, -1 to 1, ठीक है। तो वो ग्राफ अगर आपको याद होगा sin x का जो ऐसे ऐसे जाता था, है ना, तो ऊपर +1 और नीचे -1 को कट करता था, इसीलिए sin x या फिर cos x की रेंज जो होगी वो क्या होगी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। उसके बाद tan और cot तो हमने यहाँ पे लिखा ही है, tan x या फिर cot x, इसकी रेंज क्या होगी बेटा, तो इसकी रेंज होगी r, दैट इज रियल नंबर। फिर रहता है cot x, और cot x तो हो चुका है, sec x और cosec x, sec x और cosec x। इसका अगर आपको ग्राफ याद होगा कि कुछ यू शेप करके आता था, है ना, उल्टा यू सीधा यू, तो कहाँ इसका रेंज था, तो इसकी रेंज थी r -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, ये इसकी क्या थी बेटा, रेंज थी। ये आपको याद होना चाहिए नंबर 2 पे। नोट नंबर 1 ये है, नोट नंबर 2 ये है। अब बढ़ते हैं नोट नंबर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ये नोट 2 थी। अब नंबर 3 पे बढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री।
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मतलब वो हमने ग्राफ देखे थे वहाँ पे फंक्शंस के, जब लेक्चर प्रीवियस लेक्चर अगर आपने फॉलो किए हैं तो आपको याद होगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, हमने ऑल ग्राफ देखे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन इनवर्स। देखो हमने ऐसे बताया था कि साइन इनवर्स एक्स, ये एक्चुअली क्या है, एंगल 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 ऐसे बताया था, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, एंगल आना चाहिए। तब हमने इसकी लिमिटेशन भी की थी कि इसका आंसर जो है वो -π/2 टू π/2 आना चाहिए। और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको ग्राफ पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि दो टीम है और दो टाइप के एंगल्स हैं, एक साइन इनवर्स होगा, टैन इनवर्स होगा और कोसेक इनवर्स होगा, इनकी एक टीम होगी। और दूसरी टीम में कौन कौन होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनकी एक टीम होगी। इन तीनों के जो होंगे वो रेंज कुछ लगभग एक जैसी होगी, और ये जो दूसरी टीम है इनकी रेंज लगभग सेम होगी। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद इसकी टीम में कौन बताया था मैंने, टैन इनवर्स एक्स, और फिर कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे बताया था। साइन इनवर्स एक्स ये एक एंगल है, और एंगल क्या होना चाहिए, -π/2 टू π/2 ये होना चाहिए। और ये साइन इनवर्स एक्स की क्या है बेटा, रेंज है। दिस इज व्हाट, रेंज, ये सब रेंज है इसकी, ये रेंज है। फिर टैन इनवर्स एक्स की क्या होगी, सिर्फ यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा -π/2 टू π/2, क्योंकि π/2 पे टैन डिफाइन नहीं होता। फिर कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी बेटा, -π/2 टू π/2, बट 0 पे डिफाइन नहीं होगा कोसेक एक्स, इसीलिए 0 माइनस कर दिया हमने। ये आपको याद होना चाहिए, एक ये टीम। ठीक है, ये लर्न ही होना चाहिए, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स के बारे में बोला जा रहा है तो इसकी जो रेंज है ये कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी टीम की, जिसमें कौन कौन था, कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद था कॉट इनवर्स एक्स, और फिर लास्ट में जो था वो सेक इनवर्स एक्स था। और कॉस इनवर्स एक्स का ये भी एक एंगल है, हमने बताया था। ये हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना था। इसका कॉस इनवर्स एक्स का 0 टू π, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा हमें, 0 टू π। इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, ओपन इंटरवल 0 टू π। और इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, 0 टू π, बस π/2 पे डिफाइन नहीं होता सेक, तो उसको करेंगे हम -π/2। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको एक याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चंस अगर आए तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स या फिर साइन एक्स या फिर आपको लॉग एक्स या फिर कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन दिख जाता है और उसके रेंज के सिलसिले में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है तो तुरंत आपको रेंज पता होनी चाहिए और उनके रिस्पेक्ट में उनके ग्राफ भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये नंबर 3 नोट हमने लिखे हैं। नंबर 4 फोर्थ नोट लिखते हैं। फोर्थ है ये वाला, और ये भी, इसका भी हमने ग्राफ देखा था। इसको हमने क्या बोला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या था, हमने ग्राफ में भी आपको समझाया था कि इसका जो कोई भी अगर नंबर लिया जाए तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है वो होगा। तो इसका हमेशा क्या होगा, रेंज क्या होगा, इंटीजर नंबर, दैट इज आर, आई होगा। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगा, हमेशा आई। एंड आई इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 1 2 3 4 -1 -2 -3 या फिर 0 ऐसे आएगा। 1.2 किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मतलब होता है इंटीजर नंबर। जैसे मान लेंगे कि 1.5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो आंसर है 1। तो कोई भी नंबर अगर है रियल तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम आराम से निकाल सकते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की रेंज क्या हो सकती है, आई। तो बहुत बार क्वेश्चंस आ भी सकता है ऐसा सीईटी में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का रेंज बोलो, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, आई होगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको, इतने फंक्शंस की जो है रेंज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि जब हम रेंज के क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व करने लग रहे होंगे तो वहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशंस करना होगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशंस जो करना होगा वो हमें किसके बिहाफ पे करना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेथड टू फाइंडिंग द रेंज। मेथड टू फाइंडिंग रेंज, रेंज फाइंड करने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन सी
मेथड होती है। तो बेसिक मैनिपुलेशन मेथड देखेंगे हम, और इसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड। ठीक है, होता क्या है ये देखते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला देखते हैं, अब ध्यान दो यहाँ पे, सपोज कोई हमारे पास फंक्शंस है, कोई भी एक नॉर्मल फंक्शंस है, सिंपल फंक्शंस है, और उसकी रेंज हमें मिली है ए की रेंज अल्फा टू बीटा। ठीक है, कोई फंक्शंस है हमारे पास, कोई भी फंक्शन, उसकी रेंज क्या है, अल्फा से बीटा इतनी रेंज है। तो अगर उस फंक्शंस में मैं कोई कांस्टेंट ऐड करता हूँ या माइनस करता हूँ, तो उस फंक्शंस की फिर रेंज क्या होगी। ठीक है, तो फिर अगर हमें कोई सिंपल फंक्शंस की रेंज पता है, तो उस फंक्शंस में जो k है कांस्टेंट, वो प्लस करने के बाद रेंज क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, अल्फा प्लस k होगा और बीटा प्लस k होगा। अब इस पे सवाल भी करेंगे हम थोड़ी देर में, अभी समझ में आएगा आपको। क्या बताया मैंने, ए कोई एक बेसिक सिंपल सा फंक्शन है जिसकी रेंज हमें पता है अल्फा टू बीटा है। अगर अब मैं ए में मतलब फंक्शंस में कोई भी एक कांस्टेंट नंबर प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ, के इज बेसिकली कांस्टेंट, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज के अंदर जो इंटरवल है, जो पहला एलिमेंट है, उसमें भी के प्लस कर दो और बीटा में भी के प्लस कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि कोई, देखो यहाँ पे साइन एक्स, इसकी रेंज हमें पता है बेटा, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, -1 to 1 तक। ठीक है, ये एक बेसिक फंक्शन है जिसकी रेंज हमें पता है कि -1 to 1 जाने वाला है। अब अगर हम आपसे पूछे कि बेटा साइन एक्स प्लस 2 की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, अगर साइन एक्स एक बेसिक है और ये हमें याद भी है -1 to 1 तक ही जाएगी, तो साइन एक्स प्लस 2 क्या होगा, तो देखिए हमने प्लस किया है के, तो रेंज पे क्या इफेक्ट गिरेगा कि 2 यहाँ पे ऐड करो, 2 यहाँ पे ऐड करो, -1 प्लस 2 यहाँ पे होगा, कॉमा 1 प्लस 2 यहाँ पे भी होगा। तो इसकी बेसिकली साइन एक्स प्लस 2, इसकी रेंज क्या कहाँ से कहाँ तक आई, इसकी रेंज 1 से लेके 3 तक। तो ये मिला हमें आंसर। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का मतलब रेंज निकालना है कि जिसमें हमें बेसिक फंक्शंस की रेंज ऑलरेडी पता है, अब उसमें कांस्टेंट कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस फंक्शंस की रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे -2 किया होता तो यहाँ पे हम क्या करते थे, माइनस करते थे। ठीक है, अब ये नोट नंबर 1 आपको याद रखनी है कि कोई भी अगर फंक्शंस है, सिंपल फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स, जितने भी इससे पहले हमने देखे थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, उसकी रेंज हमें पता है, तो उस फंक्शंस में कोई भी कांस्टेंट अगर प्लस या फिर माइनस होता है तो उसकी भी रेंज आराम से निकल जाती है। जो नंबर प्लस हुआ या फिर माइनस हुआ, वो नंबर उसकी रेंज के जो इंटरवल होगा, जो पहला और आखिरी का नंबर होगा, उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये तो फर्स्ट हुआ कि कांस्टेंट नंबर प्लस करना या फिर माइनस करना। अब नंबर 2 पे आते हैं कि कोई फंक्शंस है उसकी रेंज है अल्फा टू बीटा। कोई फंक्शंस है जिसकी रेंज है अल्फा टू बीटा, एक सिंपल सा फंक्शंस है। अब हमें रेंज फाइंड करना है k इंटू ए, इसकी रेंज क्या होगी, मतलब क्या कि उस फंक्शंस को कोई भी कांस्टेंट नंबर से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, तो उसकी फंक्शन, वो जो फंक्शंस मिला मल्टीप्लाइड करने के बाद उस फंक्शंस की रेंज निकालने को कहेंगे। तो क्या करेंगे हम, k से सिंपली इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, k इंटू अल्फा और k इंटू बीटा। ये कब, जब k पॉजिटिव हो, व्हेन k ग्रेटर देन 0, और जब k इंटू ए, इसका आंसर क्या होगा, पहले ये होगा k इंटू बी इंटू k इंटू अल्फा, k इंटू बीटा इंटू k इंटू अल्फा। ये कब, व्हेन k इज नेगेटिव दैट इज लेस देन 0। अब ये क्या है, इसको समझते हैं हम। चलिए मान लेते हैं कोई हमारे पास फंक्शंस है जिसका हमें पता है ऑलरेडी रेंज 1 to 5 है, 1 to 5 है बेटा। ठीक है, अब मैंने बोला आपको कुछ 2a की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाइड किया तो अंदर भी 2 से मल्टीप्लाइड करो, तो क्या होगा, ये 2 और ये कितना होगा 10, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि -2a की रेंज कहाँ से होगी, तो अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा -2 और ये होगा -10,
लेकिन ये तो ऐसा लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले छोटा नंबर चाहिए, बाद में बड़ा नंबर चाहिए। मतलब ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, ठीक है। कब? जब हमने क्या लिया, के को निगेटिव लिया। तो के को जब हम निगेटिव लेंगे तो पहले के इंटू बीटा ये वाला लिखेंगे और फिर के इंटू अल्फा लिखेंगे, क्योंकि पहले इंटरवल में छोटा नंबर लिखा करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि किस प्रकार से हम रेंज निकाल सकते हैं। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ सके। देखिए साइन एक्स की हमें रेंज पता है -1 to 1 होता है, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे कि बेटा 3 साइन एक्स जो है उसकी रेंज बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? सर साइन एक्स की रेंज -1 to 1 है, साइन एक्स को 3 से मल्टीप्लाइड किया तो 3 से अंदर भी मल्टीप्लाइड करो, -3 to 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे बेटा 3 साइन एक्स प्लस 2 की रेंज बोलो, तो आप क्या बोलेंगे? सर 3 साइन एक्स की रेंज हमें -3 to 3 मिली, अब उसमें +2 जोड़ना है, तो +2 इसमें जोड़ने के बाद -1 और ये क्या मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस फंक्शन की ये वाली क्या होगी? रेंज होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे सभी टॉपिक को, ठीक है। ये नंबर 2 थी प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या किया था कि के से मल्टीप्लाइड किया था। अब हम देखते हैं नंबर 3 पे रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका रेंज अल्फा टू बीटा है, और अगर हमें 1/a का रेंज निकालना है तो इसके आंसर्स क्या क्या होंगे? तो बहुत सिंपल है, 1/b टू 1/बीटा टू 1/अल्फा। ये होगा कब? जब अल्फा एंड बीटा हैव सेम साइन, ये अभी समझाते आपको। या फिर इसी का आंसर जो होगा वो बेटा होगा, दिस इज बिलोंग्स टू, इसका रेंज का आंसर होगा -∞ टू 1/अल्फा, ठीक है, यूनियन 1/बीटा टू इन्फिनिटी। ये होगा। ये कब होगा? जब आंसर एक प्लस हो और एक माइनस हो, व्हेन अल्फा इंटू बीटा निगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव। मतलब क्या होगा? एक नंबर कोई भी उसमें से माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो कि अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस बहुत डिटेल में समझ में आ सके, ठीक है। देखो कि मान लेंगे कि कोई ए है जिसकी रेंज है हमारे पास 2 to 3, और आपसे पूछा जाए बेटा 1/a की रेंज क्या होगी, तो रेसिप्रोकल किया तो इनका भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो इनका रेसिप्रोकल बेसिकली आएगा 1/2 और 1/3। जब हम इंटरवल में लिखते हैं तो पहले छोटा नंबर लिखते हैं, तो छोटा नंबर दोनों में से कौन सा है? ये वाला। तो पहले 1/3 लिखेंगे और फिर 1/2 लिखेंगे। देखो वही किया हमने यहाँ पे, पहले 1/b लिखा, 1/बीटा लिखा, फिर 1/अल्फा लिखा, ठीक है। कब? जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव है, मतलब मान लेंगे कि ए की रेंज है हमारे पास, दोनों नेगेटिव नंबर कंसिडर करेंगे, -5 to -2 ऐसा अगर है। इसका रेसिप्रोकल हमें लेना है 1/a, और इसकी रेंज पूछा जाए तो क्या होगा? इसका -1/2 और इसका क्या होगा? -1/5। ये इसका आंसर होगा। मतलब दोनों अगर नेगेटिव है या दोनों अगर पॉजिटिव हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे दोनों नेगेटिव थे, तो आंसर क्या आया? 1/बीटा और 1/अल्फा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो रेंज है वो अल्फा प्लस हो, बीटा माइनस हो। ऐसा भी हो सकता है कि देखो यहाँ पे कि कोई फंक्शन है जिसकी रेंज हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल मान लेंगे -2 to 7, और इसके रेसिप्रोकल अगर लिया तो रेंज क्या होगी, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों प्लस दोनों माइनस रहा तो ये वाला करना है। अगर एक माइनस एक प्लस रहा तो क्या करेंगे? ऐसा करेंगे। तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? -∞ टू 1/अल्फा, मतलब ये पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तो क्या होगा? -1/2, फिर यूनियन 1/बीटा मतलब 1/7 इन्फिनिटी।
ठीक है। क्यों ऐसा इन्फिनिटी क्यों आया कि देखो दोनों के बीच में तो जीरो होगा ना, -2 और 7 के बीच में कहीं ना कहीं तो जीरो होगा। तो जीरो का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो जीरो का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, वो तो अनडिफाइन होगा, मतलब इसको लिखने के लिए हम इन्फिनिटी यूज़ करते हैं, है ना, ऐसे होगा। इसीलिए अगर कोई फंक्शंस है जिसका रेंज अगर दो एलिमेंट्स में आता है जो कि प्लस और माइनस है या फिर माइनस प्लस में है, तो उसके रेसिप्रोकल का जो रेंज होगा वो क्या होगा, -∞ और +∞, उसमें इंक्लूड होगा। -∞ पहले पिक्चर में आएगा और दूसरे इंटरवल में +∞ आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ जो है वो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो आइए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से समझ में आ सके कि हमें कहना क्या है। चलिए देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको रेंज फाइंड द रेंज बोला गया 3 sin x - 2। इस क्वेश्चन की आपको रेंज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस फंक्शन में बेसिक फंक्शंस कौन सा है, इस एक्सप्रेशन में बेसिक फंक्शंस कौन सा है। तो आपको दिख रहा है sin x है, तो sin x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, -1 to 1। फिर sin x को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 sin x, तो 3 कैसा है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट कर दो -3 से लेके 3 तक। फिर क्या करना है, 3 sin x में से -2 करना है, तो 3 sin x में से क्या करो, -2, तो -2 कर दो, क्या मिलेगा, -5, और -2 कर दो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है। देखो अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, 3 sin x - 2, इसकी रेंज देखो एक माइनस एक प्लस, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था अभी अभी आपको कि पिक्चर में कौन आएगा बेटा, इन्फिनिटी आएगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो आंसर क्या होगा, -∞ to इसका रेसिप्रोकल 1/5, और क्लोज है तो इसलिए क्लोज, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे ओपन, ये क्लोज है तो क्लोज। ये होगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।